देखिए बच्चे, जो मैं थर्मोडाइनमिक्स का क्लास अभी स्टार्ट किया था, इट इज़ फ्रॉम प्योरली बेसिक, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स वर्ड। आई अराइव्ड एट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, उसमें अभी आप लोग क्या बताया कि थर्मोडाइनमिक्स वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले किस दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, फिर ये जो सब्जेक्ट बना है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि अगर इस सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है या सेकेंड या सब सब्जेक्ट से पहले पढ़ाया जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, इसका रीज़न आपको सीधे मैं क्लियर किया कि इट इज़ द फंडामेंटल सब्जेक्ट जो नेचर में हर एक चीज़ का रीज़न दे रहा है, हर एक चीज़ को बता रहा है। ठीक है, उसके पीछे कॉज क्या है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हुए मैंने सिस्टम पे आया था, सिस्टम को डिफाइन किया था, सिस्टम के डेफिनेशन को बताया था, और सिस्टम बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है सिस्टम को, क्योंकि थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट you will find the word which are being used, that is work done by the system, work done on the system, like that words you will listen. But if you don't know about what is actually the system, then it is problematic. ठीक है, तो सिस्टम को डिफाइन किया, सिस्टम के बाद सिस्टम बाउंड्री विच हैज अ मेजर रोल फॉर डिफाइनिंग एनी टाइप ऑफ वर्क, कि विच टाइप ऑफ वर्क इज हैपनिंग इन द सिस्टम। ठीक है, बाउंड्री को डिफाइन किया, बाउंड्री के टाइप को बताया। तो बाउंड्री के टाइप के बताने के बाद फिर सिस्टम के जो पार्टीशंस होते हैं, जैसे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, जो आप लोगों ने बताया था, लेकिन उसके बियॉन्ड, उसके पहले एक कंप्रिहेंसिव जो इसका कैटेगराइजेशन होता है, दैट इज क्लोज सिस्टम एंड दैट इज कंट्रोल मास सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। याद है आप लोग को? यहां तक तो क्लियर है? हाँ, तो नोट्स प्रॉपर रेडी रखिएगा, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कंट्रोल मास सिस्टम सभी को याद था, एवरीबॉडी नो अबाउट द कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम सभी, हाँ, इसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज, ये सबको याद होगा। अब मैं दोबारा, हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, उसी तरह कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम आप लोग को सारे प्रॉपर्टीज पता होगी। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज, तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके बातों पे आ रहा हूँ कि आपने बताया था कि इसको क्लोज सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब देखिए, अब ये क्लोज सिस्टम कैसे हुआ? आप लोग पढ़े थे कि देयर इज नो मास ट्रांसफर, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें भी तो वही हो रहा है जो पहला हम लोग देखे थे। इसमें देयर इज नो मास ट्रांसफर था, नो मास एक्सचेंज था, नो एनर्जी ट्रांसफर था, सॉरी एनर्जी ट्रांसफर था बट मास ट्रांसफर वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम वही हुआ। तो ये जो कंट्रोल मास सिस्टम है, अल्टीमेटली ये क्लोज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 2 चीज़ से मैंने ऐड करा था, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करा था कि इसकी आइडेंटिटी फिक्स होती है, आइडेंटिटी फिक्स होती है, और मैंने बाउंड्री के डिस्क्रिप्शन दी थी, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। तो ये डिफरेंस था जो आपने पहले पढ़ रखा था और अभी पढ़ा। ठीक है, और दूसरा क्या था? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसमें क्या है कि मास ट्रांसफर भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो आप लोग ने पहले इसको ओपन सिस्टम बोला था, ओपन सिस्टम। ठीक है, अभी भी ये जो कंट्रोल मास सिस्टम है वो ओपन सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। लेकिन 2 एक्स्ट्रा चीज आपने जाना, एक आइडेंटिटी के बारे में और दूसरा बाउंड्री के बारे में। आइडेंटिटी क्या था? नॉट फिक्स्ड, बाउंड्री फिक्स्ड।
इज इट फाइन? यहां तक क्लियर है? तो ये डिफरेंस देखिए, दो सिस्टम पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टडिंग टू सिस्टम, उसके बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कोई यहाँ बताएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मैं इसका नया डेफिनेशन बताऊंगा फिर। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, बताइए। एनर्जी, एग्जैक्टली। वैसा सिस्टम, दो सिस्टम विच हैव नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो इसको कंट्रोल मास सिस्टम के रूप में अगर लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल मास सिस्टम, तो आप लोग क्या बता सकते हो कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? तो आप लोग ये डेफिनेशन दे सकते हो जो इंटरव्यूअर को थोड़ा अच्छा लग सकता है, क्योंकि सब जनरल देंगे, सब जनरल जो भी डेफिनेशन है वो बोलेंगे, लेकिन बियॉन्ड इट अगर आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लोग क्या बोल सकते हो? आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम is that control mass system which have no energy transfer. Can you tell like that? Isolated system is control mass system having zero energy interaction. Can you tell that? तो इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए इफेक्टिव डेफिनेशन हुआ। वैसे तो आइसोलेटेड सिस्टम आपने सही बोला कि इट इज बेसिकली दैट सिस्टम विच हैव नो एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर, बट इफ यू वांट टू टेल दिस डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल मास सिस्टम, then you can tell control mass system is isolated system is that control mass system which has zero energy transfer. So just write isolated system is control mass system which has zero energy transfer. Is it fine? लिख लिया आप लोगों ने? Is it fine? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, कोई बताएगा क्या हो सकता है? व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम? थर्मोफ्लास्क, ठीक है। और देखिए आप लोगों ने बताया थर्मोफ्लास्क। जनरली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहले आर.के. जैन की बुक आया करती थी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन रहा करता था। तो एग्जाम में आएगा तो ये सही आंसर है जो आपने बोला, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं एनालिसिस करूंगा। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि वैसा एग्जाम्पल दो जिसको कोई काट नहीं सकता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा ही होगा, तो उसका एग्जाम्पल सबसे पहले आपको देना है यूनिवर्स। अब कैसे होगा ये बताऊंगा। यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। यहां थर्मोफ्लास्क किसने बोला? हु टोल्ड
थर्मो फ्लास्क। किसने बोला बेटा, नाम बताइए, किसने बोला थर्मो फ्लास्क? देखिए मैं अभी दर्पण, ठीक है, एक्चुअली मैं जस्ट विंडो खोला हूँ पेंट की, इसलिए टीम में नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए अगर पूछ रहा हूँ तो नाम दर्पण। देखिए बेटा दर्पण, थर्मो फ्लास्क क्या करता है? थर्मो फ्लास्क क्या करता है? देखिए एकदम सही बात आपने बोला कि इट जस्ट मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम बाउंड्री। इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करके, ठीक है, उसको थर्मोफ्लास्क में रखिएगा और 10 तारीख को इसी समय चेक कीजिएगा, क्या उसका टेम्परेचर उतना मेंटेन रहेगा? क्या उसका टेम्परेचर अनंत काल के लिए मेंटेन रहेगा? नो सर, एग्जैक्टली। तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ या नहीं हुआ? इसमें तो एनर्जी ट्रांसफर हो गया, टेम्परेचर 100 से हो नहीं। देखिए मैं आपसे ये पूछा कि वैसा एग्जाम्पल दीजिए जिसको कोई काट नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। यहाँ तो 1 से 2 दिन में इसकी टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। हाँ, एग्जाम में आएगा तो थर्मोफ्लास्क इज द एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इंटरव्यू में कोई इसरो का साइंटिस्ट बैठा हुआ है, उससे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है, तो वो कैसे डिस्कशन होता है मैं उसकी बात कर रहा था। तो आपको बोलना है कि ठीक है ये मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में है, लेकिन जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स, अब मैं यूनिवर्स में आ रहा हूँ, यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आइसोलेटेड। अब कैसे है ये, दूसरा क्वेश्चन कैसे है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेटा एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं थोड़ा यूनिवर्स को डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाई यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट फाइन? हाँ, अब देखिए रिस्पॉन्स देते रहिएगा, क्लास इंटरेक्टिव बनाना है। थर्मोडायनेमिक्स को मैं ऐसे सिखा दूंगा ना, इससे डर खत्म हो जाएगा। लोग डरते हैं इस सब्जेक्ट से, कैसे पूरा होगा समझ ही नहीं आता है। अब देखिए थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड आया यूनिवर्स, आपको मैंने पढ़ाया था सिस्टम, ठीक है, एवरीथिंग या एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम क्या था? सराउंडिंग था ना, यही था ना। यहां पे एक बाउंड्री था, बाउंड्री को छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग हो गया, ठीक है, और ये सराउंडिंग और सिस्टम को जोड़ दिए तो आपका क्या बन गया? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या हो गया? यूनिवर्स is the summation of system and surrounding। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आता हूं वाई, अब मैं आता हूं वाई यूनिवर्स is best example। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको जिस पे एनालिसिस करना है वो तो सिस्टम हो गया, उसको छोड़ के हो गया सब कुछ सराउंडिंग। अब इंटरेक्शन क्या हो रहा है? हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? सिस्टम का बाउंड्री से इंटरेक्शन। सिस्टम के बाउंड्री से हीट अगर निकल रहा है तो हम लोग मानते हैं कि हीट इंटरेक्शन हो रहा है। सिस्टम के बाउंड्री से वर्क निकल रहा है तो हम लोग मानते हैं वर्क की इंटरेक्शन हो रही है। देखिए अभी इस पर और आऊँगा, अभी जो वर्क इंटरेक्शन है हीट और वर्क का, उस पर मैं और डिटेलिंग बताऊंगा, लेकिन अभी जैसे यूनिवर्स को पढ़ाने के लिए
थोड़ा सा इसका सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम से सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। अगर इसको सिस्टम मानते हैं तो इसके लिए सराउंडिंग ये हो गया, अगर इसको सिस्टम मानते हैं तो इसके लिए सराउंडिंग ये हो गया, ठीक है। और दोनों मिलके यूनिवर्स मिल रहा है, बन रहा है, दोनों मिलके। तो यूनिवर्स के बाउंड्री से कुछ भी तो पार नहीं हो रहा है ना, यूनिवर्स के बाउंड्री से तो कुछ भी पार नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है इंटरनली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो भी हो रहा है इंटरनली हो रहा है, आपस में ही हो रहा है, लेकिन इसका बाउंड्री से कोई पार नहीं हो रहा। बाउंड्री इज द मेन रीजन टू डिफाइन द इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन। यूनिवर्स के बाउंड्री से कुछ बाहर जा ही नहीं रहा है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो मारा कटम हो रहा है, अंदर ही हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है अंदर ही हो रहा है। यूनिवर्स की बाउंड्री से बाहर कुछ भी पार नहीं हो रहा है। दैट्स वाई द यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट फाइन? समझ में आया? अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लिए आप लोग इस डायग्राम को। एक लाइन बस इसमें लिख लीजिएगा, जस्ट राइट डाउन वन लाइन कि यूनिवर्स, वाई यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल आइसोलेट, बिकॉज यूनिवर्स boundary in universe boundary there is no any type of energy or mass ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है? इज इट फाइन? अब देखिए, अब मैं इस पेज को क्या बेटा, ठीक है, वैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं। इन यूनिवर्स बाउंड्री there is no any type of energy and mass transfer, that is only I have written. Clear है? अब देखिए, अब मैं इस विंडो को डिलीट कर दिया। अब दूसरा, अब नेक्स्ट आते हैं जो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्या नाम है, जो डेफिनेशन से छोटे छोटे उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक है माइक्रोस्कोपिक, ये सब खुद से पढ़ोगे ना किताब से बोरिंग लगेगा, लेकिन देखो भाई कितना इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। टॉपिक लिख लिया आप लोग? डिड यू राइट द टॉपिक? लिख लिया आपने? अब देखिए, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। हाँ हाँ बोलिए। हाँ देखिए, आपको अगर सिस्टम दिया हो कुछ तो उसमें से आइडेंटिफाई करने देगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कंडीशन दे दिया रहेगा कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस टाइप का सिस्टम है, तो 3-4 उसके रिलेटेड आपको इक्विपमेंट्स देंगे। ठीक है, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। लेकिन थर्मो फ्लास्क जो है वही एग्जाम्पल ही यूज होता है और वही एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी देंगे तो कंडीशनल देंगे। क्लियर है? हाँ, अब देखिए, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, जिसको एक माइक्रोस्कोपिक बोल दिए, एक मैक्रोस्कोपिक बोल दिए।
तो थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोला जाता है। अब रीज़न क्यों? पहले तो ये देखें कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ स्टडी होता क्या है। तो इसके डेफिनेशन में पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, in the microscopic approach the behavior of individual molecule is taken into the consideration। मतलब कि कोई सिस्टम कोई एनालिसिस करने के लिए, कोई सिस्टम को एनालाइज करने के लिए आप मॉलिकुलर लेवल तक जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुआ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे तो बोल दिए कि मॉलिकुलर लेवल पे जाके स्टडी करना आपको माइक्रोस्कोपिक कहलाता है, या उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आप वैसे जगह पढ़ने जाते हैं, हो सके बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर 1000 के बच्चे, जैसे कोटा आप चले जाओ, एक क्लासरूम में हज़ारों बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम द टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में से किसी बच्चों को उठा के कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बीच में किसी एक बच्चे को उठा के हमसे पूछता है उस बच्चे के बारे में कि इसका थोड़ा एनालिसिस बताइए। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज़्यादा है, तो आई कैनॉट गिव अ एग्जैक्ट रिप्लाई कि सर इसका मतलब 10th में 90 अबव था, ठीक है, और अभी ये फर्स्ट टेस्ट में इतना लाया, सेकंड टेस्ट में इतना है, ये मैं आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट, आई एम नॉट एबल टू से। हाँ, मैं एक बार ऐसे बोल सकता हूँ कि सर इसका जो एक रेंज है ये 70% से ऊपर वाला बच्चा है, और ये फर्स्ट टेस्ट में ऑलमोस्ट 55 मार्क्स लाया था 100 में, सेकेंड टेस्ट में मतलब एक एवरेज क्वांटिटी, एक एवरेज रिजल्ट की बात करूँगा। ठीक है, वहीं अगर मेरे पास युवराज हो, ठीक है, प्रदीप हो, सोनू हो और एक और बच्चा हो, 4 बच्चा, एक क्लासरूम हमको दे दिया गया है, अब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो अब वो मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए हैं, 4 ही बच्चा है मेरे सामने, तो 4 बच्चा का एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। 10th में कितना मार्क्स था, 12th में कितना मार्क्स था, फर्स्ट टेस्ट में किसने कितने लाया, सेकेंड टेस्ट में कितने लाया, फर्स्ट टेस्ट में अगर गलती करी है तो किस पार्ट में उसने गलती की है, उस पार्ट में उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको अच्छे से एनालाइज कर दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस देखो क्या है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम लोग कहाँ कर सकते हैं, वेयर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस एंड वेयर द डेंसिटी आर लेस। जहाँ पर डेंसिटी कम है और वहाँ पे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आप कितना मतलब ऐसे तो करोड़ों में मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सबका आप प्रॉपर्टी निकालने लगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज फेवरेबल वेयर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस। लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है कि जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करोड़ों में है मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करोगे कि एवरेज प्रॉपर्टी निकालोगे, एवरेज प्रॉपर्टी की बात करोगे कि इसका ऑलमोस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना है, एवरेज टेम्परेचर इसका इतना रहता है, ठीक है, एवरेज प्रॉपर्टी की बात करोगे। ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है इट इज डिफाइंड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब देखिए इसको मैं ये लाइन जो बोला हूँ उसको कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए ऑल्दो मैं क्या बोला, ऑल्दो द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आर डिफाइंड फ्रॉम द माइक्रोस्कोप। अब कैसे, अब टेम्परेचर देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज बेसिकली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। होता है कि नहीं, आप लोग यही पढ़े होंगे, टेम्परेचर होता है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, अब देखिए अगर हर एक मॉलिक्यूल के पीछे भागोगे, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो इट विल टेक टू मच टाइम। इससे तो बढ़िया यही है कि थर्मामीटर लाएं और चेक कर लिए कि टेम्परेचर कितना है, वो उसको एवरेज प्रॉपर्टी बता दिया। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है, इट इज ऑल्दो डिफाइंड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बट मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है कि एवरेज प्रॉपर्टी बताता है।
इसमें से सबसे ज़्यादा एरर फ्री कौन होगा? माइक्रोस्कोपिक। सबसे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक का। तो माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी से जो रिजल्ट आता है, इट इज़ द परफेक्ट रिजल्ट आता है, उसमें एरर कम होती है। और बट द मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या है, रिजल्ट वैसा आएगा नहीं, एवरेज प्रॉपर्टी होगा, एरर थोड़ा ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्कोपिक। लेकिन मैक्रोस्कोपिक स्टडी का फ़ायदा ये है कि आप जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसका आप इजीली उसके प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, उसके कैलकुलेशंस को कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को अपना के। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी के तहत पढ़ा जाता है और इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। इज इट फाइन? क्लियर है? इसको लिख लेंगे अब। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन माइक्रोस्कोपिक approach, the behavior of individual molecule is taken into consideration, ठीक है। And this thermodynamics is also, and this thermodynamics is also known as statistical thermodynamics, ठीक है। This approach is used, this approach is used at हाइयर, देखो पी के नाग में लाइन लिखा हुआ है, हाइयर एलिवेशन वेयर डेंसिटी इज, देखो डेंसिटी कम होगा तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, वेयर डेंसिटी इज लो। बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लिख दिए किसमें? माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक का लिख लीजिए आप, मैक्रोस्कोपिक आ गया मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक में लिखिए, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मैक्रोस्कोपिक approach, the behavior of individual molecule, the behavior of individual molecule is not taken into consideration, is not taken into the consideration. The average behavior of all molecules, the average behavior of all
molecules is taken into consideration. This approach is also known as classical thermodynamics. क्लियर है? ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए, अगर जैसे माइक्रोस्कोप में कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप बोल सकते हैं टेम्परेचर बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द एवरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक छोटा सा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल, दिस इज, अच्छे से लिख देता हूं, क्लासिकल। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद आते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, कोई बताएगा यहाँ पे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? किसी को आइडिया है? देखिए, प्योर सब्सटेंस थोड़ा मैं डेफिनेशन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि उसको अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट कर रहे हैं तो कितने जो फेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके, तो वो फेज ट्रांसफ़र में जो हमारे डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स आएंगे, पीवी में कैसा बनेगा, वो फेज कैसे ड्रॉ होगा, आपका टेम्परेचर और इंट्रॉपी प्लॉट पे उसका फेज कैसे ड्रॉ होगा, तो वो सब हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले ये जानने की ज़रूरत है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो कोई है यहाँ पे जो बताएगा प्योर सब्सटेंस क्या है? अच्छा, और मतलब ये इम्प्योर अप्योर वाले डेफिनेशन पे आ गया क्या? प्योर है तो उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पहले एक डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक डेफिनेशन बोलूँगा, फिर एक एग्जाम्पल दूंगा, उसमें आपसे डिस्कशन करूँगा, फिर उससे एक और क्लू निकलेगा, फिर उसको मैं बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच इज हैविंग द कांस्टेंट केमिकल को कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास और वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए। प्योर सब्सटेंस इज प्योर substance is that substance which has constant chemical composition throughout its mass and volume। ये डेफिनेशन लिखा दिया मैं। एक मैं चैम्बर बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है कि पानी रखा हुआ है, और इसका रेस्ट पार्ट में स्टीम है। तो
इज इट प्योर सब्सटेंस? बताइए, इज इट प्योर सब्सटेंस? कैन यू टेल? इज इट प्योर सब्सटेंस? पानी है, एक मैं चैम्बर दिया हूँ, ठीक है, इसमें वाटर है और ये स्टीम, कुछ पार्ट में स्टीम है, ठीक है, उस पानी से स्टीम बना हुआ है। इज इट प्योर सब्सटेंस? वाई? स्टेट। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? अश्विनी, वेरी नाइस, वेरी नाइस अश्विनी, वेरी नाइस। देखिए, फेज इज नथिंग टू डू, एक लाइन में जानबूझ के नहीं खा रहा था। फेज इज नथिंग टू डू विथ प्योर सब्सटेंस। फेज का कोई मतलब नहीं है। इसमें पानी रखा हुआ है, पानी H2O होता है, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं, वो स्टीम बन रहा है, वो भी H2 है। कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या कहलाया? प्योर सब्सटेंस। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल पूछता हूँ, एयर, हाँ, हाँ, हमको कंपोजिशन दे, केमिकल कंपोजिशन। एक मिनट बेटा, केमिकल कंपोजिशन, यू हैव टू सी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन है H2O ओनली। हाँ, अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एयर, एयर को क्या माना जाता है? वैसे इसको माना गया है, एयर को क्या माना जाता है? वेदर इट इज प्योर सब्सटेंस, नहीं, वेयर इट इज प्योर सब्सटेंस और नॉट? इम्प्योर है, इम्प्योर। सभी लोग सहमत है एयर इम्प्योर है? देखिए, आप लोग तो आप पढ़िएगा, चलिए। देखिए, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग तो इसमें दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जैसा आप लोग डिस्कशन किए उस हिसाब से ऑब्वियस है, कोई भी बोलेगा यार प्योर सब्सटेंस नहीं है, बट इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्योर सब्सटेंस इन थर्मोडायनेमिक्स। अब कैसे? अब मैं बताता हूँ। अब देखो, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलत बोल देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एयर, एयर। अब देखो, जो आपके वातावरण में एयर है, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग में एयर है, तो अगर उसको आप लेते हो, बेसिकली मॉइस्ट एयर है, पता है कि नहीं? मॉइस्ट एयर है वो। उसमें दो पार्ट होता है, एक ड्राई पार्ट होता है और एक उसमें वाटर पार्टिकल एडेड होते हैं, उसको वेट पार्ट बोलते हैं। तो ड्राई पार्ट हुआ वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ क्या हो गया? अगर आप कोई भी एयर को लेते हो, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ NO2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, लिस्ट ऑफ गैसेस, है कि नहीं? ये तो क्लियर है ना? तो एयर जो बना है, इट इज नाइट्रोजन से बना है। किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है। और किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है, आर्गन से बना है। और सबसे बड़ी बात, इन सबका परसेंटेज फिक्स है उसमें, है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, उसके बाद तो ये कोई भी आप क्वांटिटी उठा रहे हो, उस क्वांटिटी में आपको उतना परसेंट नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, उतना परसेंट
आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली एयर नाम का चीज को इनके कंपोजिशन से जाना गया है, इनके मतलब ये लोग मिलके बनाया है एक तरह से। जब मिलके बनाया है तो एयर का एक तरह से जो फॉर्मूला बना रहा है, केमिकल कंपोजिशन बन रहा है, वो N2 के परसेंटेज एक फिक्स परसेंटेज से बन रहा है, ऑक्सीजन के एक फिक्स परसेंटेज से बन रहा है, आपका हाइड्रोजन के एक फिक्स परसेंटेज से बन रहा है। ये सब इतने परसेंट में मिले हैं तब एयर बना है। कोई भी एयर को उठाओगे तो आप हमेशा उतना ही कंपोजिशन पाओगे, इसलिए एयर को प्योर सब्सटेंस बोले। लेकिन इसमें एक अपवाद ये दो तीन है कि जो एयर है उसमें तो आपका वेट पार्ट भी है, प्लस बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी मिले रहते हैं। तो देखो उन सब चीज़ों को हम अगर निगलेक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो एयर एक तरह से क्या माना गया है, एयर इज़ द प्योर सब्सटेंस। तो कोई पूछेगा अगर कि एयर प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, तो आपको सिंपली रिप्लाई करना है एयर प्योर सब्सटेंस है। और ये सब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे एग्जाम्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, नॉर्मल कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल खुद ही उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो नॉर्मली कोई नहीं पूछेगा। व्हेन आप गोइंग टू फेस अ रेपुटेड एग्जामिनेशन लाइक इसरो, DRDO, IES, गेट में अगर किसी मतलब इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हो, IIT बेंगलोर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, तो ये सब क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो मैक्रोस्कोपिक पढ़ लिया आपने, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया। अब बारी आती है सिस्टम प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब देखिए, सिस्टम तो पढ़ तो लिए थे आप लोग, लेकिन आपको मैं बताया था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी नाम का वर्ड यूज हुआ था। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता क्या है बताइए, कैसे आप मतलब डिफाइन करोगे? अगर ये क्वेश्चंस उठता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, हाउ यू विल गिव द आंसर फॉर दैट, बताइए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? कैन यू टेल द आंसर? देखिए, मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब देखो, कोई चीज़ को पहचानने के लिए, कुछ उसकी आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होता है। एक जानवर आपके पास आता है और उसका सूंड ऐसे निकला रहता है, ठीक है, कान बड़ा बड़ा रहता है, तो आप बोलते हो ना हाथी है, हैं? बड़े बड़े पैर होता है, लंबा होता है, बोलते हो ना। तो वो उस चीज़ से पहचाना जा रहा है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में अगर सिस्टम बोला जाए कि एक सिस्टम को अगर पहचानना है तो आप किसका नाम लोगे, क्या पैरामीटर्स का नाम लोगे? तो आप बोलोगे कि सर इसका टेम्परेचर इतना है, इसमें जो गैस है उसका वॉल्यूम इतना है, इसका प्रेशर इतना है, ठीक है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना है, इसका एंथैल्पी इतना है। तो प्रॉपर्टीज आर व्हाट? Properties are the characteristic feature of a system by which its physical condition is defined. Is it fine? Just right. Definition. Properties are the feature of a system by which its physical
condition is defined. अब इसके एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लिख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज के भी टाइप होते हैं। अब प्रॉपर्टी को भी सेग्रीगेट किया गया है। ये बहुत अच्छा, मैं अभी आपको इस पे एक मतलब चीज़ों को बताने वाला हूँ, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए आप कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको एकदम ध्यान से सुनना। ये इसमें एक पार्ट मैं खुद ही एनालाइज करके एनालिसिस करके इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि इसको कैसे बहुत ही लेमन तरीके से आइडेंटिफाई किया सकता है। या वो कहीं मिलेगा नहीं जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स क्या है। प्रॉपर्टीज टाइप्स, तो इसमें पहला टाइप का नाम आप लिखिएगा इंटेंसिव। और दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव। दो प्रॉपर्टी आपके सामने आया। याद रखने के लिए आपको इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो इंटेंसिव का आईएन को थोड़ा सर्किल कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट हेलो हेलो, आवाज आ रही है? विंडो शेयर है ना, क्योंकि बीच में थोड़ा देर के लाइन गया था अभी। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच इज इंडिपेंडेंट, लिखिए, ऑफ द मास और एक्सटेंट। एक एक लाइन को समझाऊंगा अभी, एक एक वर्ड को। एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, ये लिख लीजिए डेफिनेशन में। और इसके डेफिनेशन में लिख लीजिए, ये इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स upon the mass or extent of the system। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि सब लोग इसमें गलती करते हैं। ध्यान से लिख लिए वो डेफिनेशन। हाँ, तो ये लिख के थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, क्या कि एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखाऊंगा, ये तो स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास वर्ड आया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने ये बताया है कि दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। सबसे पहले प्रॉपर्टी में डेंसिटी हो जाता है, में टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं बोलूँ कि इसमें इंटेंसिव कौन है और इसमें एक्सटेंसिव कौन है, तो उसका अलग सेग्रीगेशन होता है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब ये वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम है,
कि एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम मतलब क्या हुआ, सिस्टम चूहा के बराबर है या हाथी के बराबर है या डायनासोर के बराबर है, ठीक है, उसके एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना बड़ा है। तो इसको पहचानने का तरीका देखिए, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि जब भी कोई क्वांटिटी पूछा जाए, जैसे मैं पूछ दिया विस्कोसिटी, जैसे मैंने पूछ दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जैसे मैंने पूछ दिया थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप लोग अभी 12th पास कर चुके हैं, अभी तक बहुत सारे लैब्स के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी पूछा, मैं पूछा कि एक टैंकर में डीजल रखा हुआ है, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, मेरा ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, उस टैंकर से थोड़ा सा एक सिरिंज मात्र या थोड़ी सी एक डबिया में डीजल लोगे, लैब में जाओगे और उसको टेस्ट करोगे, यही करोगे ना। तो जब लैब में टेस्ट करोगे तो उसकी जो विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी, वही उस टैंकर में जितना डीजल रखा हुआ है उसका भी वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो विस्कोसिटी उसके एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड किया, नहीं किया, तो ना आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ी ना कुछ। तो जैसे ही कोई क्वांटिटी देता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि उसका लैब टेस्ट होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके बॉडी में ब्लड जो है उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, तो क्या करेगा, एक कंपाउंडर आएगा, सिरिंज से थोड़ा सा ब्लड लेगा और जाके लैब में टेस्ट करेगा, तो उसकी जो डेंसिटी होगी आपके बॉडी में जितना ब्लड फ्लो कर रहा है उसके बराबर होगी या नहीं होगी, होगी। कंपाउंडर ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि आपका पूरा शरीर का ब्लड पहले निकाल रहा है, ठीक है, फिर उसको पूरा ब्लड निकाला तो ऐसे ही आप खत्म हो जाओगे, तो टेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो पैरामीटर हुआ वो क्या एक्सटेंट पे डिपेंड किया, नहीं किया। छोटे से सैंपल का भी वही डेंसिटी है जो पूरे बॉडी में आपके ब्लड फ्लो कर रही है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट और मास ऑफ द सिस्टम। तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये आपको अभी समझाया तरीका। अब जैसे ही मान लो मैं थर्मल कंडक्टिविटी, एक रॉड रखा हुआ है आपके घर में 1 किलोमीटर लंबा, ठीक है, रॉड रखा हुआ है लोहे का, मैं बोलूं उसका थर्मल कंडक्टिविटी बताओ बेटा कितना होगा, तो पूरा रॉड को लैब में ले जाओगे ना तो पूरा आधा तो ट्रैफिक ऐसे ही जाम हो जाएगा। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर काटोगे उसको हेक्सा ब्लेड से, ठीक है, उसको लैब में ले जाओगे, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके बताओगे, बताओगे या नहीं बताओगे, वही उसके पूरा रॉड का होगा। इज इट फाइन। तो क्या हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला आप लिखिए, देखिए मैं मोस्ट एग्जाम्पल डिस्कस ही कर लूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला हो गया आपका विस्कोसिटी, जो जनरली क्या करते हैं लोग फॉर्मूला में डालने लगते हैं कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को एफ बाई ए, तो एफ का फिर डालेंगे, उसमें देखेंगे मास आ रहा है कि नहीं, नहीं वो सब नहीं करना है, उसमें फंस जाओगे, ठीक है। सीधे दिमाग लगाना लेमैन की तरह कि लैब में टेस्ट हो रहा है कि नहीं, एकदम लेमैन। ये मैं खुद का ढूंढा हुआ है, कहीं आप वीडियो लेक्चर देख लो, ये इस तरह अगर कोई बताया होगा तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया, मैं खुद अपना एनालिसिस करके इसको लाया हूं, ठीक है। तो एक हो गया विस्कोसिटी, लिखो। दूसरा क्या डिस्कस किया, डेंसिटी। तो वो डेंसिटी लोग पता है हमेशा कंफ्यूज करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। इसमें मास छिपा हुआ है, तो मास छिपा हुआ है यानी कि इसमें मास है, तो मास है तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। नहीं, फॉर्मूला से भी अगर भी देखोगे ना, कोई सिस्टम अगर लेते हो और उसको कट करते हो, कट करने पे अगर उसका वैल्यू उतना ही होता है, कम नहीं होता है, तो इंटेंसिव होता है।
मान लो उसको कट करते हो तो मास अगर 4 था, 4 से 2 कर दिए, ठीक है, और आपका वॉल्यूम 8 था, 8 से 4 कर दिए, तो इसका रेशियो तो 1/2 ही है ना। पहले 4/8 1/2 था, अब 2/4 1/2 है, ठीक है। वॉल्यूम इस रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। विस्कोसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और मैं पूछता हूं थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी गुड, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और मैं एग्जांपल देखिए देता हूं। अब मैं पूछता हूं आपसे वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी इसके बाद पूछूंगा ताकि पहले क्लियर हो जाए। प्रेशर और स्ट्रेस क्या है बताइए, प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर क्या होगा, देखिए अगर आप लोग 12th ढंग से पढ़े होंगे तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होता है, प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़े ना, वेयर एरिया टेंस टू 0। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वेयर एरिया टेंस टू 0, पढ़े हैं ना। एरिया टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑल्सो, मतलब वो एक्सटेंड, उसको डिफाइन करने के लिए बहुत एरिया नहीं चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर एक्ट करता है, किसी बड़े सरफेस पे नहीं करता है। जैसे आप बहुत बड़ा टेबल लेते हो, ठीक है ना, उस प्रेशर को फोर्स से जब एरिया से गुना करते हो ना, तब फोर्स जो होता है पूरे एरिया कंसिडरेशन होता है। लेकिन प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस इट इज, मतलब जब एरिया 0 होता है तब भी वो डिफाइन होता है, मींस देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर। इज इट फाइन, like that pressure is defined at point, like that stress is also defined at point। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर एरिया टेंस टू 0, मतलब 0 पे डिफाइंड है। देयर इज पॉइंट, आप आगे पढ़ोगे ना तो स्ट्रेस पॉइंट पे एक्ट करता है, पूरे सरफेस पे एक्ट नहीं करता है। तो सो देयर इज पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेस। आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा ना, कहीं भी आप पढ़ोगे तो वहां लिखता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेस एट अ पॉइंट, लाइक दैट। अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी क्या है, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। आप जब पढ़ते होंगे, न्यूमेरिकल बनाते होंगे या एप्टीट्यूड क्वेश्चन बनाते होंगे तो लिखता है वेलोसिटी एट ए पॉइंट ए, ऐसे लिखता है। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो द व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए आप लोग कितनी चीज सीख ली हैं, विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, डेंसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक जनरलाइज मैं आपको बता देता हूँ, एक और मैं पूछूंगा, पहले एक जनरलाइज आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा एक्सटेंसिव में लिख लीजिए कि मास, वॉल्यूम एंड all form of energy, all form of energy are extensive। अब देखिए all form of energy extensive। अब मैं थोड़ा सा और इसको डील करता हूं। all forms of energy, all forms ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हो, मतलब ये ग्रॉस एनर्जी की बात कर रहा है, GROSS, ग्रॉस एनर्जी। अब देखिए जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, मास से जो भी मल्टीप्लाइड है उसको ग्रॉस बोल दिए, कंप्लीट बोल दिए, 12 mv²। ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इंथैल्पी कैपिटल H,
कैपिटल एच और स्मॉल एच में अंतर है बेटा। कैपिटल एच इज ग्रॉस इंथैल्पी, इसको बोलते हैं ग्रॉस इंथैल्पी, वो मास इनटू स्मॉल इंथैल्पी, स्मॉल लेटर वाला जो एच होता है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप जब पीके नाग में खोलोगे ना बुक, तो एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, ये सबको ध्यान से देखना। स्मॉल एच मतलब पर यूनिट मास की बात, एनर्जी पर यूनिट मास की बात करी जा रही है। तो देखो ये जितने भी एनर्जी हैं, ऑल एनर्जीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब होता है उस क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर दो। तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका? हाफ वी स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी अगर बोलूं तो क्या हो गया? जी एच हो गया। अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलूं तो क्या हो गया? ओनली एच हो गया, मीन्स कैपिटल एच बाई एम हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको लिख लीजिए। यहां तक सब नोट कर लिए हैं? हाँ, दैट्स वाई। क्लियर है? हाँ, तो इतना इतना नोट कर लियो ना आप लोग। हाँ, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको, अरे यार, ओह सॉरी, ठीक है, हो गया। यहां पे मैं थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूं। यहां पे लाइन लेना है, लिख लेना है गोल्डन वर्ड्स, क्या कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव property are intensive property। क्लियर है? मास की बात करी जाए, वॉल्यूम की बात करी जाए, ग्रॉस एनर्जी की बात करी जाए, दिस ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर प्रेशर की बात करी जाए, वॉल्यूम की बात करी जाए, सॉरी प्रेशर की बात करी जाए, स्ट्रेस की बात करी जाए, विस्कोसिटी की बात करी जाए, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी जाए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सब जो अभी समझाया था, दिस ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और आपसे एग्जांपल पूछता हूं। अगर मैं पूछूं कि करंट क्या है बेटा? करंट, करंट क्या है बताइए जरा। करंट क्या है? व्हाट इज करंट? कैसे? करंट अगर इंटेंसिव है तो हाउ? एक्सटेंसिव है तो हाउ? पीछे कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि पार्सली हो चाहे कुछ हो। करंट क्या है? अच्छा ये बताओ, करंट क्या होता है बेसिकली? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होता है ना? होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो जाएगी कि नहीं? मतलब करंट में कमी हो जाएगी कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास होता होगा, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट वाइज जाइएगा, तो जो करंट है इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। इज इट फाइन?
नेग्लिजिबल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही ना, वह बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर उल्टा करोगे तो करंट का डायरेक्शन हो जाता है। पता है कि नहीं ये चीज़? पहले ही बताइए। इतना पता होगा, इतना मेरे को भी पता है क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा हूँ। इतना मेरे को 12th में यही पता था हमको। तो उस रीज़न से ये एक्सटेंसिव में कंसिडर की जाती है। अच्छा, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी वो क्या बताया था अभी आपको, किस टाइप का प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेरी नाइस। अब विस्कोसिटी होता क्या है, किसी को पता है? ठीक है, चलिए इसको भी एफएम जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, ये वर्ड भी आएगा तो उस समय इसको मैं डील करूंगा। विस्कोसिटी कितना बेहतरीन चीज़ है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आप लोग समझ में आ गया। इसके सारे एग्जाम्पल्स को आपने समझ लिया। आप लोग कहीं फेस करोगे ना तो यू विल वेरी इजली आइडेंटिफाई विच इज़ इंटेंसिव एंड विच इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रॉस कहने का मतलब एक कंप्लीट एनर्जी हुआ। कंप्लीट एनर्जी मतलब क्या कि अगर किसी मास दिया हुआ है, मास, ठीक है ना, तो उस मास के साथ कितना एनर्जी कंप्लीटली एसोसिएटेड है उसको हम लोग ग्रॉस एनर्जी के नाम से जान रहे हैं। ग्रॉस एक तो मतलब कंप्लीट का नाम समझ लो, ग्रॉस मतलब पूरा, उसमें किसी से डिवीजन वगैरह नहीं किया गया है। कंप्लीट एनर्जी, इट इज़ द ग्रॉस। जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूँ, काइनेटिक एनर्जी बोलूँ हाफ mv², ये तो होता है, हाफ mv² होता है, लेकिन एक तरह से ये ग्रॉस एनर्जी इसको बोलते हैं। अगर इसको हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ये बहुत समझने वाला चीज़ है। ऐसे तो अब जो भी बता रहा हूँ समझने वाला ही चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, स्टेट ऑफ द सिस्टम। कोई बताएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या समझते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसे आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आप जनरल आंसर दे रहे हैं, लेकिन देखिए स्टेट ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली कि आपकी स्पेसिफिक टाइम पे देखिए थोड़ा बहुत आप मतलब जो आंसर दिए हैं थोड़ा रिजेंबल करता है, लेकिन थोड़ा सा डील में करता हूं तो और आप अच्छे समझिएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। देखिए मैं आपको इससे पहले बताया कि, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ देखिए, स्टेट ऑफ द सिस्टम बेसिकली आपको इसके पहले जब मैं बताया था प्रॉपर्टी बताया था, तो प्रॉपर्टी, देयर आर लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टू डिफाइन अ सिस्टम। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ कि किसी सिस्टम किस स्टेट पे है, ठीक है, तो ये तब डिफाइन होता है कि अगर जो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो उसमें जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या। कहने का मतलब कि अगर सिस्टम है, सिस्टम में टेम्परेचर उसका प्रॉपर्टी है, तो कितना टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो वैल्यू है उस टेम्परेचर की जो फिक्स वैल्यू है वो उसका स्टेट कहलाएगा। उसके साथ कंडीशन भी है, अगर मैं 30 डिग्री बोल रहा हूं तो वो 30 डिग्री थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब मान लो एक कमरा है, कमरा के एक कॉर्नर में थर्मोमीटर आप लगा रहे हो तो वहाँ 30 डिग्री आ रहा है, दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं अगर 30 आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज़ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे चीज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो स्टेट डिफाइन होने के लिए क्या हुआ कि प्रॉपर्टी की एक फिक्स्ड वैल्यू,
अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं, तो 10 डिग्री सेल्सियस एक तो फिक्स हुआ, और फिक्स के साथ व्हाट, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। समझ में आया? तब वो स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? हाँ, अब इसमें लिख लीजिए कि द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन लिखिए, द कंडीशन of system is known as state of the system. The state of a system is specified. The state of the is specified by its properties, by its properties at fixed state, at fixed state, properties are fixed. Properties are fixed, and hence properties are also known as, and hence properties are also known as state functions or point functions. State functions or point functions. स्टेट फंक्शंस और पॉइंट फंक्शन। इस पे फिर लिखिए नोट। नोट नोट मतलब क्या, कि अगर जो मैं बताया कंडीशन क्या है तब वही नोट लिखिए। नोट, नोट में आप लिख सकते हो कि प्रॉपर्टीज सॉरी प्रॉपर्टीज मत लिखिए, इसमें लिखिए स्टेट ऑफ सिस्टम having state of system having fixed and uniform property throughout the system। पहला पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट, it is always exact differential, exact differential, exact differential। Third, the properties do not depend upon the past history of the system। The properties do not depend upon the past
हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये लिखने का मतलब ये हुआ कि मैं तो पहला लिखा हूँ कि फिक्स्ड, जो आपको बताया था कि फिक्स्ड प्रॉपर्टी फिक्स होना है तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम होना चाहिए, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या कि डी यू, ठीक है, यू अगर प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी अगर प्रॉपर्टी है, तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी यू हुआ। थर्मोडायनेमिक्स में हीट एंड वर्क, ये दोनों क्या होता है, इन एग्जैक्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग जहां भी देखोगे हीट को या तो डेल क्यू ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वर्क को या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज होगा, डी यू हो गया, और भी जो भी क्वांटिटी अगर आपको फेस होता है, या डी पी हो गया, दे ऑल आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, क्लियर है? लिख लिए इतना? ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसके बियॉन्ड फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन स्टार्ट होगा। तो आज मतलब अभी के लिए इतना डेफिनेशंस काफ़ी है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। और भी कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली, नो डाउट। कभी भी आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। इसके रिगार्डिंग जो भी पढ़ाया हूँ मैं, अगर सिंगल कन्फ्यूज़न आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कम टू मी, आई विल गिव यू द आंसर। ओके ओके बेटा, हाउ वाज द क्लास? चलो,